हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा है, चैप्टर कृषि, ठीक है। उसमें हम कृषि में चैप्टर कर चुके हैं। कृषि से संबंधित जानकारी, कृषि के प्रकार कौन कौन से प्रकार मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा भारत में की जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलें एवं अखाद्य फसलों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा कृषि, ठीक है। इसमें हम प्रमुख खाद्य और अखाद्य फसलों के बारे में चर्चा कर चुके थे कि प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्यों में उत्पादन उनका किया जाता है, तथा उनके लिए प्रमुख आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा इसमें है वो है प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार वर्तमान में भारत में जो कृषि की जाती है उसमें किस किस प्रकार के प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन लाए गए हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। समय समय पर किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है, ठीक है। भारत वैसे हजारों वर्षों से भारत में कृषि की जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत तकनीकी के अभाव के कारण यहाँ पर लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में क्या होती जा रही है, प्रयोग से कमी होती जा रही है। अर्थात कृषि में निरंतर क्या होती जा रही है, कृषि का विकास धीरे धीरे कम हो रहा है या फिर अवरुद्ध होता जा रहा है, ठीक है। इसकी धीरे धीरे गति मंद होती जा रही है, ठीक है। लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन कृषि कार्य करने के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक उपज प्राप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है। दूसरी बात है, वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मांग अधिक बढ़ती जा रही है और उत्पादन में भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है, ठीक है। तो इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए या आजीविका प्रदान करने वाली जो प्रमुख अर्थव्यवस्था का प्रमुख सोर्स है कृषि, उसमें तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को समझते हुए स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुछ संस्थागत सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा जोतों की चकबंदी, स्वतंत्रता के पश्चात सरकार के द्वारा जोतों की चकबंदी, ठीक है, जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी, सहकारिता तथा जमींदारी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के पश्चात इनको समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई तथा पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा जो प्रमुख लक्ष्य रखा गया कृषि सुधार के लिए, पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था, प्रमुख लक्ष्य वह क्या रखा गया सरकार के द्वारा, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार। पहली पंचवर्षीय परियोजना का या पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य सरकार के द्वारा भूमि सुधार का लक्ष्य रखा गया। अर्थात भूमि पर जो पुश्तैनी अधिकार होते थे, जिसके कारण भूमि टुकड़ों में धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना क्या था, अनिवार्य था, ठीक है। उसकी चकबंदी की अनिवार्यता को समझते हुए सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना में क्या भूमि सुधार का लक्ष्य रखा गया और भूमि सुधार कानून तो बन गया, लेकिन समय के अनुरूप उसे लागू करने में क्या कर दी गई, ढील बरत दी गई। समय के अनुरूप उसे लागू नहीं किया गया, जिसके पश्चात इसका कुछ खास लाभ समय पर नहीं मिल पाया, ठीक है। इसके बाद में 1960-70 के दशक में 1960-70 के दशक में
1960-70 के दशक में भारत में कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की गई, जिनमें प्रमुख कृषि सुधारों में प्रमुख रूप से जो पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित, पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानी जाती है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई, ठीक है। जैसी एक भूमि सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए ये रणनीतियाँ प्रारंभ की गई 1960-70 के दशक में, लेकिन इनके कारण कुछ क्षेत्रों तक ही क्या हुआ, विकास संभव हो पाया, ठीक है, कुछ क्षेत्रों तक ही इसका विकास संभव हो पाया तथा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े भूमि वाले मालिकों को या बड़े भूमिहरों को क्या हुआ, सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ तथा लघु जमीन मालिक को या लघु किसान को इससे कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और बड़े भूमि वाले किसान को या बड़े जमींदार को और छोटे भूमि मालिक को, इन दोनों के बीच की खाई को ये और बढ़ाता गया, ठीक है। उनके बीच में सर्वाधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जितना बड़े भूमि मालिकों को लाभ प्राप्त हुआ उतने छोटे भूमि मालिकों को इनसे लाभ प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है। 1980-90 के दशक में, ठीक है, 1980-90 के दशक में फिर व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम, 1980-90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है भाई। पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित जो हरित क्रांति और ये श्वेत क्रांति शुरू की गई थी 1960-70 के दशक में, उनका कोई खास लाभ प्राप्त नहीं होने के बाद में 1980-90 के दशक में फिर व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। एक बार मित्रों इसका ध्यान रखें, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इनके जनक पूछे जा सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कभी कभी। हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। और भारत में अगर बात करें, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दें, 1980 से 1990 के दशक में जो व्यापक भूमि सुधार या भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसके अंतर्गत यह पूर्णतः किस पर आधारित था, संस्थागत एवं तकनीकी सुधार पर आधारित था। यह कार्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित था, संस्थागत एवं तकनीकी सुधार पर आधारित था, संस्थागत एवं तकनीकी सुधार पर, ठीक है। यह संस्थागत एवं तकनीकी सुधार पर आधारित था और यह कृषि पर आधारित था, ठीक है। और प्रारंभ में पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार कार्यक्रम, ठीक है, यह संस्थागत एवं तकनीकी सुधार पर आधारित था। इसके अंतर्गत या इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाए गए थे वह कौन कौन से हैं, देखिए। 1980-90 के दशक में भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के द्वारा इस दिशा में
जो उठाए गए कदम थे, ठीक है, वो कदम कौन कौन से हैं? पहला, सूखा, बाढ़, चक्रवात। मुख्य कदम था सूखा, बाढ़, चक्रवात। सूखा, बाढ़, चक्रवात, बीमारी के कारण या फिर आग लग जाने के कारण फसलों के जो चौपट हो जाती थी, ठीक है, उनके लिए सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना का प्रावधान किया गया। ठीक है, आग लग जाने के कारण जो किसानों की फसलें चौपट हो जाती थी उनके लिए सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, फसल बीमा योजना का प्रावधान किया गया और किसानों को कम ऋण पर क्या किया गया? पैसा या किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया करवाई गई। ठीक है, इसके माध्यम से किसानों को कम दर पर या न्यूनतम दर पर ऋण सुविधाएं मुहैया करवाई गई तथा किसानों के लिए गांवों में सहकारी समितियां खोली गई, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ठीक है, इसी के साथ साथ किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने KCC, किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, भारत सरकार ने किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए या किसानों के लाभ के लिए KCC, किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई। ठीक है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। ठीक है, एवं इसी के साथ साथ किसानों को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र प्रसारित किए जाने लगे। सरकार के द्वारा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र प्रसारित करके किसानों को मौसम संबंधी जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। वर्तमान में भी इससे अवगत करवाया जा रहा है। आगे है बेटा, इसके बाद में भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार के बाद में भारतीय कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं उत्पादन में क्या योगदान है? ठीक है, रोजगार एवं उत्पादन में योगदान, क्या योगदान है? कृषि अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था या कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन में योगदान, रोजगार और उत्पादन में योगदान, उत्पादन में योगदान। देखिए बेटा, भारत में या भारतीय कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है और क्या क्या योगदान रहा है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा एक कोटेशन वो देख लेते हैं। भूदान और ग्रामदान क्या है? भूदान और ग्रामदान। ठीक है, देखिए बेटा, भूदान और ग्रामदान, जब
देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी जो कि सत्याग्रह के लिए गांव में निकले हुए थे, महात्मा गांधी की एक निष्ठावान सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, जो कि गांधी जी के एक व्यक्तिनिष्ठ या निष्ठावान सत्याग्रही थे, ठीक है, जो कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रमुख निष्ठावान सत्याग्रही थे। और इन्हें गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे को गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया था और उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा में गहरी आस्था थी, ठीक है। गांधी जी के ग्राम स्वराज्य में, ग्राम स्वराज्य में, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे की गांधी जी के ग्राम स्वराज्य में गहरी आस्था थी। और इस गहरी आस्था के कारण ही जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी या गांधी जी को मौत के घाट उतार दिया गया था देश की आज़ादी के पश्चात 1948 में, उसके पश्चात गांधी जी की शहादत के बाद लोगों को उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ग्राम स्वराज्य से संबंधित संदेश को पहुंचाने के लिए आचार्य विनोबा भावे क्या करने लगे, लोगों को संदेश देने के लिए पूरे देश की पदयात्रा पर निकल पड़े, ठीक है। पूरे देश की पदयात्रा की। जब वह पदयात्रा के लिए आंध्र प्रदेश गए तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे एक उसमें सभा में क्या कर रहे थे, एक सभा का आयोजन हो रहा था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में, एक सभा का आयोजन हो रहा था। उस सभा में आचार्य विनोबा भावे क्या कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, ठीक है, सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय उस गांव के कुछ भूमिहीन मजदूरों ने, कुछ गांव के कुछ भूमिहीन किसानों ने या मजदूरों ने आचार्य विनोबा भावे से क्या किया, आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि की मांग की थी। किसानों ने आर्थिक भरण पोषण के लिए, आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि की मांग की, भूमि की मांग की थी, ठीक है, भूमि की मांग की या भूमि मांगी। उस समय आचार्य विनोबा भावे ने उनसे वादा तो नहीं किया लेकिन उन्हें आश्वासन दिया, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे ने जब उस सभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय भूमिहीन किसानों के द्वारा भरण पोषण के लिए भूमि की मांग की, तो आचार्य विनोबा भावे ने उन्हें वादा तो नहीं किया लेकिन आश्वासन दिया कि वह सहकारी खेती करें, तो भारत सरकार से यह बात मनवा करके या भारत सरकार से बात करके क्या करेंगे, उन्हें ज़मीन मुहैया करवाएंगे, ज़मीन दिलवाएंगे। जो भी भूमिहीन किसान हैं उन सभी को ज़मीन दिलवाने का कार्य वे करेंगे। तभी इस सभा में अचानक एक जमींदार श्री रामचंद्र रेड्डी अचानक खड़े होकर के यहाँ पर भूमिहीन किसानों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, 80 एकड़ भूमि दान करने की पेशकश कर दी, ठीक है, दान कर दी, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे के भाषण सुनने के पश्चात जब वह किसानों से आश्वासन दे रहे थे, उनसे वायदा तो नहीं किया लेकिन जब आश्वासन दिया तो उस सभा में बैठे हुए रामचंद्र रेड्डी ने
वो खड़े होकर के 80 एकड़ भूमि दान कर दी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? भूदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसे ही भूदान के रूप में जाना जाता है या भूदान कहा जाता है। ठीक है, अब इस के बाद में जब आचार्य विनोबा भावे के द्वारा इस भाषण के पश्चात रामचंद्र रेड्डी ने जो 80 एकड़ भूमि दान की थी, उस 80 एकड़ भूमि के दान करने के पश्चात विनोबा भावे ने जो जिन जिन स्थानों पर यात्राएं की, उन स्थानों पर यह विचार क्या है, सभी जगह उन्होंने भारत में सभी जगह फैलाया। तो कुछ जमींदारों ने अनेक गांव जो कि अनेक गांवों के मालिक थे, ठीक है, कुछ जमींदार जो कि अनेक गांवों के मालिक थे, उन्होंने भूमिहीन किसानों को गांव के गांव जमीन क्या कर दी? गांव के गांव जमीन दान कर दी। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे के विचारों से प्रभावित होकर के और उन बड़े बड़े जमींदारों ने जो गांव के ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने गांव के गांव ज़मीन क्या कर दी? भूमिहीन किसानों को दान कर दी, जिसे ग्राम दान कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? ग्राम दान। ग्राम दान कहा गया। ठीक है, इस प्रकार से जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था तथा आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया यह भूदान ग्रामदान आंदोलन, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया यह भूदान ग्रामदान आंदोलन रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, रक्तहीन क्रांति। ठीक है, अर्थात आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति नाम दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे बेटा, इसके बाद में है भारत में या भारतीय कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। क्या योगदान रहा है और क्या योगदान है? ठीक है, वैसे बेटा आप सभी को पता होगा कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, अर्थात कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जिसका भारत के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान या अनुपात 1951 से लगातार क्या हो रहा है? निरंतर घट रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पश्चात भी 1951 से लेकर के 2010-11 के बीच में देश की लगभग 52% जनसंख्या आज भी रोजगार एवं आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? रोजगार एवं आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ठीक है, या फिर देश की लगभग 52% जनसंख्या का प्रमुख रूप से रोजगार और आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? कृषि है। ठीक है, तो इस प्रकार से कृषि के सकल घरेलू उत्पादन में जो अंश घटता जा रहा है कृषि का, वह अंश घटता जा रहा है, वह एक चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट का सबसे बड़ा संकेत है। ठीक है, जो कि समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। ठीक है, कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार के द्वारा इसके आधुनिकीकरण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं वर्तमान में भी, जिसके लिए भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवाएं,
ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसी के साथ साथ बागवानी विकास, मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। मौसम का पहले ही अनुमान लगाने के लिए मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को क्या की जा रही है, सर्वाधिक वरीयता दी गई है, ठीक है, जिससे कि भारतीय कृषि में आधुनिकता लाई जा सके, ठीक है, आधुनिकीकरण किया जा सके भारतीय कृषि का। इन सब के लिए ये सभी प्रकार के भरसक प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। वैसे पिछले कुछ वर्षों में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि में या पिछले कुछ वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर क्या है, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तथा कृषि की विकास दर भी क्या होती जा रही है, निरंतर कम हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। यह एक बड़ी चुनौती भारतीय किसानों के सामने उभर करके सामने आ रही है, ठीक है, जो कि कृषि सेक्टर में एक विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ भारतीय कृषि का वैश्वीकरण पर प्रभाव क्या है, या वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव है, उनके बारे में देखेंगे। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर प्रभाव, या वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ठीक है। सबसे पहले बेटा वैश्वीकरण को समझना होगा हमें। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, ठीक है। और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए क्या किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है। गरम मसाले जो उगाए जाते थे, उन गरम मसालों के लिए दक्षिण भारत में किसानों को क्या किया जाता था, उन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और आज भी भारत में गरम मसाले क्या किए जाते हैं, उत्पादित करके आज भी भारत से निर्यात किए जाने में महत्वपूर्ण फसलें हैं, ठीक है। गरम मसाले भारत से सर्वाधिक मात्रा में आज भी निर्यात किए जाते हैं, ठीक है, या फिर मसालों के रूप में मुख्य निर्यातक देश है भारत। ब्रिटिश काल में भी भारत, अंग्रेज व्यापारी जब भारत में कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और इसी के साथ साथ भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से ब्रिटेन में मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की उपलब्धता पर आधारित थे। जो ब्रिटेन का शहर है, ब्रिटेन का लिवरपूल, ठीक है, और मैनचेस्टर, ठीक है, जो कि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। ब्रिटेन का मैनचेस्टर और लिवरपूल दोनों ही सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। उन सभी के लिए भी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जो कच्चे माल के रूप में कपास की उपलब्धता थी वह कहाँ पर थी, भारत में, अर्थात भारत से उनके लिए कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध होता था। यहाँ पर स्थापित उद्योगों के लिए कच्चा माल की उपलब्धता कहाँ से होती थी, भारत से होती थी, ठीक है। और
अब इसके बाद में आपने देखा होगा 1917 में जो बिहार में चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। 1917 में बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, इतिहास में आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, इसकी शुरुआत किसके कारण से हुई थी, किस लिए हुई थी, यह किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में किसानों के द्वारा जो नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था, ठीक है, इस क्षेत्र में किसानों के द्वारा नील की खेती के लिए दबाव डाला गया था, नील की खेती के लिए, ठीक है, नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। अर्थात जो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार में, वह किसके विरुद्ध किया गया था? नील की खेती के विरोध में चंपारण आंदोलन किया गया था। आगे बेटा, अब यहाँ के किसानों ने नील की खेती का विरोध किया था और ब्रिटेन में नील की खेती क्या थी? ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक कच्चा माल था। इस कारण से यहाँ के किसानों पर नील की खेती के लिए क्या किया जा रहा था? दबाव डाला जा रहा था। लेकिन ये किसान इसलिए भड़के थे क्योंकि अपने उपभोग के लिए अनाज उत्पादन करने से उन्हें क्या कर दिया था? यहाँ के किसानों को मना कर दिया गया था। इस कारण से उन्होंने फिर नील की खेती उगाने के लिए मना कर दिया था, इसका विरोध किया था। इस कारण से यहाँ पर चंपारण आंदोलन हुआ था। इसके पश्चात 1990 के बाद में जो वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को जो कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था 1990 के दशक के बाद में, ठीक है, जो वैश्वीकरण के तहत किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें चावल, कपास, रबड़, चाय, जूट एवं मसालों का जो मुख्य उत्पादक राष्ट्र होने के बावजूद भी भारतीय कृषि क्या है? विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है, ठीक है, अत्यधिक सहायता दी जाती है। आज भारतीय कृषि दो राह पर खड़ी हुई, अर्थात दो मार्गों के एक संगम पर खड़ी हुई है, ठीक है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति सुधारने पर वर्तमान में जोर देना होगा और हरित क्रांति के जो लंबे चौड़े वायदे किए गए हैं, जो कि आज कई प्रकार के विवादों से घिरी हुई है, उन सभी विवादों को समाप्त करते हुए उसमें कुछ सुधार करने आवश्यक हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग तथा जैव विविधता विलुप्त होने के कारण जो भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है, ठीक है। आज जीन संकेत इसका जो शब्द है, ठीक है, हरित क्रांति में आज जो जीन क्रांति संकेत जो शब्द है वो जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है, ठीक है। वास्तव में जो कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का आज सर्वाधिक मात्रा में जो प्रचलन है वह क्यों है? क्योंकि यह उर्वरकों एवं कीटनाशकों जैसे कि कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना यह की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में क्या किया जा रहा है? कृषि पद्धतियों में सुधार किया जा रहा है तथा जैविक कृषि पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से कीटनाशकों से यहाँ पर विपरीत प्रभाव ना पड़ सके तथा कृषि की एक उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो ये थी हमारी कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जो चर्चा थी। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करें तो महत्वपूर्ण प्रश्न NCERT की जो बुक्स हैं, इसके अलावा इसमें से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी मुख्यतः बनते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको ध्यान से देखें, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।